नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय मंडावी और स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो देखिए, पिछले वीडियो में हमने भौतिक विज्ञान का पार्ट 9 कवर किया था और आज की इस वीडियो में हम पार्ट 10 कवर करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे YouTube चैनल मंडावी एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके सब्सक्राइब करने से हमें सपोर्ट मिलेगा और हम अच्छी अच्छी वीडियो बना पाएंगे। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिएगा। ठीक है, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। साथ ही अगर किसी प्रकार का डाउट होता है आपको वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि आप वीडियो को कम से कम 2 बार देखिए, जिससे आपको चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आएगी और आप चीज़ों को ध्यान पे रख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, आज का हमारा पहला टॉपिक है विद्युत एवं चुंबकत्व। ठीक है, तो देखिए इसमें पहला टॉपिक है विद्युत आवेश। तो आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह वैद्युत में प्रभाव उत्पन्न करता है। आवेश एक अदिश राशि है तथा इसका मात्रक कूलाम होता है। तो देखिए पॉइंट क्या कहना चाह रहे हैं कि आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह वैद्युत में प्रभाव उत्पन्न करता है। मतलब वैद्युत में मतलब क्या होता है, वही विद्युत प्रभाव क्या होता है, उत्पन्न करता है। ठीक है, आवेश के कारण। ठीक है, आवेश एक अदिश राशि है। तो अदिश राशि कौन सी राशि होती है, जिसमें दिशा नहीं होती पर परिमाण होता है। तो आवेश क्या है, एक अदिश राशि है तथा इसका मात्रक कूलाम होता है। तो आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। ध्यान पर रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है कि आवेश का मात्रक क्या होता है, तो कूलाम होता है। तो यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट है, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 2 प्रकार के आवेशों को धनात्मक आवेश तथा ऋणात्मक आवेश नाम दिया है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि किन्होंने धनात्मक आवेश तथा ऋणात्मक आवेश नाम दिया है, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ध्यान रखिएगा। ठीक है, उन्होंने क्या कहा है कि 2 आवेश होते हैं, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। अब यहाँ पर देखिए अगला टॉपिक है विद्युत धारा। तो देखिए किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसका मात्रक एम्पियर होता है। यह एक अदिश राशि है। तो देखिए पॉइंट क्या कहना चाह रहा है कि किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। सिंपल सी चीज़ है कि किसी चालक में अगर विद्युत आवेश प्रवाह होगा तो उसे क्या कहेंगे, विद्युत धारा कहेंगे। मतलब विद्युत धारा ही तो प्रवाह होती है ना किसी भी पदार्थ में। तो इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। आप सभी जानते हैं, हमने स्कूल में पढ़ा है कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। ठीक, या एक अदिश राशि है। ठीक है, तो एम्पियर मतलब विद्युत धारा क्या है, अदिश राशि है। तो अदिश क्या होती है, जिसमें दिशा नहीं होती पर परिमाण होता है। ठीक है, और सदिश क्या होती है, जिसमें दिशा भी होती है और परिमाण भी होता है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए धारा मुख्यतः निम्न 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी धारा होती है, तो देखिए पहली है दिश्य धारा और दूसरी है प्रत्यावर्ती धारा। तो पहले दिश्य धारा देख लेते हैं। वह धारा जिसका परिमाण एवं दिशा में सामान्यतया कोई परिवर्तन नहीं होता, दिश्य धारा कहलाती है। किसी बैटरी से प्राप्त धारा दिश्य धारा कहलाती है। तो देखिए पॉइंट क्या कहना चाह रहा है कि वह धारा जिसका परिमाण एवं दिशा में सामान्यतः कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, दिश्य धारा में क्या होता है कि उसके परिमाण और दिशा में क्या होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता। वो क्या कहलाती है, दिश्य धारा कहलाती है। ठीक, तो क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर कि किस धारा में परिमाण व दिशा जो है वो परिवर्तित नहीं होता, तो दिश्य धारा में। ठीक, किसी बैटरी से प्राप्त धारा दिश्य धारा कहलाती है। तो देखिए दिश्य धारा किसे कहते हैं कि कोई बैटरी से अगर कोई धारा प्राप्त हो रही है तो वो क्या होगी, दिश्य धारा होगी। ठीक, अब यहाँ पर देखिए अगला है प्रत्यावर्ती धारा। तो वह धारा जिसका मान तथा दिशा लगातार आवर्त रूप से परिवर्तित होती रहती है, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। तो देखिए पॉइंट क्या कहना चाह रहा है कि वह धारा मतलब प्रत्यावर्ती धारा जिसका मान व दिशा लगातार क्या होती है, आवर्त रूप से परिवर्तित होती रहती है। तो देखिए दिश्य धारा क्या थी, जिसकी दिशा और परिमाण क्या है वह परिवर्तित नहीं होता। और प्रत्यावर्ती धारा इसका जस्ट उल्टा है कि उसकी प्रत्यावर्ती धारा का जो मान है और दिशा है वो लगातार परिवर्तित हो रहा है। ठीक, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। तो सिंपल सी चीज़ है कि दिश्य धारा में दिशा और परिमाण परिवर्तित नहीं होती, पर प्रत्यावर्ती धारा में दिशा और परिमाण परिवर्तित होती रहती है। अब यहाँ पर देखिए अगला है हमारा टॉपिक ओम का नियम। तो देखिए नियत ताप पर चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर कि नियत ताप पर मतलब एक निश्चित ताप पर चालक के सिरों पर
लगाया गया जो विभवांतर है, ठीक है, चालक मतलब पदार्थ के सिरों पर क्या लगाया जा रहा है, विभवांतर लगाया जा रहा है, तो उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। अब देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला दिया है, इसे हम समझते हैं। आई इक्वल टू वी अपॉन आर, मतलब वो इस तरीके से दिया हुआ है, आई इक्वल टू वी अपॉन आर। तो देखिए हम डेफिनेशन में क्या कहना चाह रहा है कि नियत ताप पर चालक के सिरों पर लगाया गया जो विभवांतर है वह उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब आई अपॉन वी, आई इक्वल टू वी अपॉन आर है। तो देखिए जो करंट है वो विभवांतर के अनुक्रमानुपाती है, पर करंट है वो प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होगी, ठीक है। अगर देखिए अपॉन में दिया हुआ है तो वह हमेशा व्युत्क्रमानुपाती होगी, और अगर अपॉन में नहीं दिया हुआ है, ऊपर दिया हुआ है, तब ये क्या होगा, करंट के अनुक्रमानुपाती होगी। तो यहाँ पर हम सिंपल वर्डों में ये कह सकते हैं कि किसी चालक के सिरों पर लगाया गया जो विभवांतर है वह उसमें प्रवाहित धारा के, देखिए किसी चालक के सिरों पर लगाया गया जो विभवांतर है वह उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है और उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक। हम ये कह सकते हैं जहाँ पर आई जो है वो करंट है, वी विभवांतर है और आर क्या है, प्रतिरोध है। ध्यान पर रखिएगा, बस ये कहना चाह रहा है। ध्यान पर रखिएगा कि आई इक्वल टू क्या होता है, वी अपॉन आर होता है। ध्यान पर रखिएगा, ठीक। अब यहाँ पर देखिए अगला है, अमीटर विद्युत धारा को एम्पियर में मापने के लिए अमीटर नामक यंत्र का उपयोग किया जाता है, ठीक। इसमें परिपथ में सदैव श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। आदर्श अमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। तो यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं पॉइंट, कि विद्युत धारा को एम्पियर में मापने के लिए अमीटर नामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि विद्युत धारा को एम्पियर में मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो अमीटर का उपयोग किया जाता है। इसे परिपथ में सदैव श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। तो देखिए जो परिपथ होता है ना, मतलब वो जो सर्किट होता है, जो मतलब जो तारों का वो रहता है, ठीक है, सेट, उसमें इसे क्या लगाया जाता है, श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। ध्यान रखिएगा, अमीटर को क्या लगाया जाता है, श्रेणी क्रम में। आदर्श अमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। अब देखिए जो आदर्श अमीटर होता है उसका प्रतिरोध क्या होता है, शून्य होता है, मतलब उसमें कोई प्रतिरोध नहीं होता। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि आदर्श अमीटर में प्रतिरोध कितना होता है, तो शून्य होता है। या आदर्श अमीटर किसे कहते हैं, जिसका प्रतिरोध शून्य हो। ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए अगला है पॉइंट हमारा, कि धातुओं का ताप बढ़ाने पर उनका प्रतिरोध बढ़ता जाता है, ठीक है। क्वेश्चन बन सकता है कि धातु का प्रतिरोध कैसे बढ़ता है किसी भी पदार्थ का, तो या धातु का, तो उनका जगह ताप बढ़ाया जाएगा, ठीक है, तब उनका क्या होगा, प्रतिरोध भी बढ़ता जाएगा। ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर अगला पॉइंट है, वोल्टमीटर का प्रयोग विभवांतर मापने में किया जाता है। इसे परिपथ में सदैव समांतर क्रम में लगाया जाता है। एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। तो देखिए पॉइंट क्या कहना चाह रहा है कि वोल्टमीटर का प्रयोग विभवांतर मापने में किया जाता है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि वोल्टमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो विभवांतर मापने में किया जाता है। इसे परिपथ में सदैव समांतर क्रम में लगाया जाता है। ध्यान रखिएगा कि वोल्टमीटर को सदैव समांतर क्रम में लगाया जाता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि वोल्टमीटर को किस क्रम में लगाया जाता है, तो समांतर क्रम में लगाया जाता है। एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। अब देखिए आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होगा, शून्य होगा, पर एक आदर्श वोल्टमीटर का जो प्रतिरोध है वो कितना होता है, अनंत होता है। ध्यान रखिएगा। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, कितना होता है, तो अनंत होता है। या फिर ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि एक आदर्श वोल्टमीटर कौन सा होता है जिसका जो प्रतिरोध है वो अनंत हो, ठीक। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात कि आप वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल मंडावी एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके सब्सक्राइब करने से हमें सपोर्ट मिलता है और हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू आप अच्छे अच्छे वीडियो देख पाएंगे और घर बैठे तैयारी कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है विद्युत फ्यूज़। तो देखिए विद्युत फ्यूज़ का प्रयोग परिपथ में लगे उपकरणों की सुरक्षा के लिए किया जाता है, ठीक है। विद्युत फ्यूज़ का प्रयोग किस लिए किया जाता है, परिपथ में लगे उपकरणों की सुरक्षा करने के लिए। अब देखिए जो उपकरण लगे होते हैं ना बड़े बड़े, तो अगर कुछ भी गड़बड़ होता है तो क्या होता है, फ्यूज़ हो जाता है, ठीक है। सर्किट जो है फ्यूज़ हो जाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि उससे क्या होता है, उपकरण बचे रहते हैं, वो जलते नहीं हैं, उनके सर्किट नहीं जलते हैं, ठीक। अब यहाँ पर देखिए अगला है, बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बनाया जाता है जिसका गलनांक अधिकतम 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। तो यहाँ क्या क्या कहना चाह रहे हैं पॉइंट, कि बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन बन सकता है कि बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, तो टंगस्टन का बना होता है जिसका गलनांक कितना होता है, 3500 डिग्री सेल्सियस। अधिकतम कितना होता है, 3500 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अगला टॉपिक है, अगला पॉइंट है कि यह तांबा
टीन व शीशे की मिश्र धातु का बना होता है, इसका गलनांक कम होता है, इसे सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं पॉइंट कि यह क्या होता है, तांबा मतलब जो बल्ब होता है ना, बल्ब का जो फिलामेंट होता है ना, वह तांबा टीन व शीशे की मिश्र धातु का बना होता है, इसका गलनांक कम होता है और इसे क्या होता है सदैव किस में जोड़ा जाता है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला यहाँ पर पॉइंट हमारा, विद्युत फ्यूज कम गलनांक वाले धातु के बनाए जाते हैं जिससे कि अधिक धारा बहने पर यह पिघलकर विद्युत परिपथ को भंग कर दे। ठीक, तो क्या कहना चाह रहे हैं पॉइंट कि विद्युत फ्यूज कम गलनांक वाले धातु के बनाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। विद्युत फ्यूज कितने गलनांक वाले धातु के बनाए जाते हैं, तो कम, जिसका गलनांक क्या होता है, कम होता है, उसी धातु के विद्युत फ्यूज बनाए जाते हैं जिससे कि अधिक धारा बहने पर यह पिघलकर विद्युत परिपथ को भंग कर दे। अब देखिए क्यों ऐसा किया जाता है, क्योंकि अधिक धारा अगर बहेगी तब यह पिघल कर क्या करे, विद्युत परिपथ को भंग कर दे, इसलिए विद्युत फ्यूज को क्या किया जाता है, कम गलनांक वाली धातु का बनाया जाता है। ठीक है, अब यहां पर देखिए अगला पॉइंट है चौक कुंडली। ठीक, तो देखिए यह उच्च प्रेरकत्व की एक कुंडली होती है जो नर्म लोहे के क्रोड पर विद्युत रोधी तांबे के तार को लपेटकर बनाई जाती है। तो यहाँ पर देखिए क्या कहना चाह रहे हैं पॉइंट कि यह उच्च प्रेरकत्व की एक कुंडली होती है। चौक कुंडली क्या होती है, एक उच्च प्रेरकत्व की कुंडली होती है जो नर्म लोहे के क्रोड पर विद्युत रोधी तांबे के तार को लपेटकर बनाई जाती है। अब देखिए नर्म लोहे के क्रोड होता है, उस पर क्या किया जाता है, विद्युत रोधी जो तांबा होता है ना, विद्युत रोधी तांबे के तार को क्या किया जाता है, नर्म लोहे के क्रोड पे लपेटा जाता है और इस तरीके से क्या की जाती है, चौक कुंडली बनाई जाती है। ठीक है, कुंडली से स्पष्ट है कि क्या किया गया, विद्युत रोधी जो तांबा है उसके तार को क्या किया, लपेटा गया नर्म लोहे के क्रोड पर, तो क्या बन गई, चौक कुंडली बन गई। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए उदाहरण दिया हुआ है कि ट्यूबलाइट में चौक कुंडली का उपयोग किया जाता है, ध्यान से रखिएगा। ट्यूबलाइट में क्या किया जाता है, चौक कुंडली का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि चौक कुंडली का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो ट्यूबलाइट में किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट है हमारा, इस कुंडली का प्रतिरोध लगभग शून्य रहता है परंतु लोहे के क्रोड के कारण प्रेरकत्व का मान बहुत अधिक होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं कि इस कुंडली का जो प्रतिरोध होता है, मतलब चौक कुंडली का जो प्रतिरोध होता है वह शून्य रहता है। ठीक है, ध्यान पर रखिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन फिर से बन सकता है कि चौक कुंडली का प्रतिरोध कितना होता है, तो शून्य होता है परंतु लोहे के क्रोड के कारण प्रेरकत्व का मान बहुत अधिक होता है। परंतु क्या हुआ, लोहे का जो क्रोड है उसके कारण प्रेरकत्व का जो मान है वह अधिक होता है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट है कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा को नियंत्रित करने के लिए चौक कुंडली का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए धारा परिपथ में धारा को नियंत्रित करने के लिए चौक कुंडली का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए चौक कुंडली का प्रयोग किस लिए किया जाता है, धारा परिपथ में धारा को नियंत्रित करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है। अब हमारा अगला टॉपिक है ट्रांसफॉर्मर। तो देखिए यहाँ पर यह अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिए जो ट्रांसफॉर्मर है वह अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब अगला टॉपिक यहाँ पर देखिए पॉइंट कि ट्रांसफॉर्मर प्रत्यावर्ती वोल्टता कम वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में परिवर्तित करता है। तो ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, जो प्रत्यावर्ती वोल्टता रहता है, अब प्रत्यावर्ती वोल्टता किसे कहते हैं, जो कम वोल्टेज को उच्च वोल्टेज, ठीक है, जो कम वोल्टेज से उच्च वोल्टेज की तरफ जाती है उसे क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती वोल्टता कहते हैं। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर क्या करती है, कम वोल्ट को उच्च वोल्ट में परिवर्तित करती है। ठीक है, जिसे प्रत्यावर्ती वोल्टता कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए अगला टॉपिक है, इसकी सहायता से प्रत्यावर्ती वोल्टता का मान परिवर्तित किया जा सकता है। अब देखिए जो ट्रांसफार्मर है उसकी सहायता से क्या किया जाता है, प्रत्यावर्ती जो वोल्टता है उसका मान क्या किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि प्रत्यावर्ती वोल्टता का मान किसकी सहायता से परिवर्तित किया जा सकता है, तो ट्रांसफार्मर की वजह से। तो देखिए यहाँ पर अगला पॉइंट हमारा कि ट्रांसफार्मर दिष्ट वोल्टताओं के लिए उपयोगी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है कि दिष्ट वोल्टताओं के लिए ट्रांसफार्मर क्या है, उपयोगी नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो पहले हमने दिष्ट धारा पढ़ा था जिसमें परिमाण जो दिशा है वो क्या होती है, परिवर्तित नहीं होती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अगला है, इस उपकरण में नर्म लोहे का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर में क्या किया जाता है, नर्म लोहे का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए इस तरीके से हमारा भौतिक विज्ञान का पार्ट 10 कवर होता है। ठीक है, तो अगली वीडियो में हम अगला पार्ट कवर करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा,
शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल मंडावी एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके सब्सक्राइब करने से हमें सपोर्ट मिलेगा और हम अच्छी अच्छी वीडियो बना पाएंगे और हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिएगा, ठीक है। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और अगर किसी भी प्रकार का डाउट होता है आपको वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक। और एक इंपॉर्टेंट बात कि आप वीडियो को कम से कम 2 बार देखिए, जिससे आपको चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आएगी और आप चीज़ों को ध्यान पे रख पाएंगे। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।